एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। बज़ाहिर सीधा साधा नजर आने वाला ये आदमी कासिम बड़ा घाघ निकला था और उसने मौके से पूरा फायदा उठाया था। उसे यकीनन शुरू से ही उन पर शुबा रहा था और गालिबन किसी मौके की तलाश में था। शारिक को यह अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि कासिम की लॉन्च स्मगलिंग में इस्तेमाल होती रही थी और वो खुद भी इस धंधे में मुलव्विस रहा होगा। अगर ऐसा न होता तो वो उनके बारे में इस कदर सही अंदाजा न लगा लेता। कासिम की सारी जिंदगी समंदर की लहरों पर गुजरी थी। वो एक मशाक मल्लाह था। वो लॉन्च को उस जगह से बहुत दूर निकाल ले गया था जहां समंदर में मांडा की लाश गिरी थी और टीटू ने छलांग लगाई थी। वैसे उसे यकीन था कि वो दोनों अब तक मछलियों की खुराक बन चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मैरीटाइम सिक्योरिटी वालों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता था जिससे उन पर किसी किस्म का शुबा कर सके। वो लॉन्च को इस तरह वहां से निकाल कर ले गया था कि ये शुबा भी ना हो सके कि वो फरार की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लॉन्च करीब होती जा रही थी। वो निस्फ दायरे की सूरत में आगे बढ़ रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सामने से उस लॉन्च का रास्ता रोकना चाहती हो। लॉन्च पर भारी मशीन गन्नें नस्ब थीं और जवान बड़ी मुस्तैदी से उन मशीन गन्नों के सामने खड़े थे, जैसे अपने ऑफिसर का सिग्नल मिलते ही फायर खोल देंगे। कुछ जवान सब मशीन गन्नें संभाले खड़े थे। कासिम ने अपनी लॉन्च की रफ्तार कम कर दी और बिलाखिर वो रुक गई। दूसरी लॉन्च भी उनके बराबर आकर रुक चुकी थी। दो जवान रेलिंग पर चढ़कर उनकी लॉन्च पर कूद आए। एक जवान ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, ओहो, ये कासिम है। कासिम व्हील कैबिन से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। कासिम ने आगे बढ़कर बड़े तपाक से उनसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को शनाख्त कर लेना कोई नई बात नहीं थी। समंदर में एक दूसरे से आमना सामना होता ही रहता था। दो और आदमी भी लॉन्च पर आ गए। उनमें से एक ऑफिसर था, उसने भी कासिम को पहचान लिया। ऑफिसर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस मर्तबा तुम जल्दी समंदर में वापस आ गए। अभी 3-4 दिन पहले तो तुम साहिल पर गए थे। कासिम ने कहा, मौसम अच्छा है, हमने सोचा क्यों ना एक लंबा फेरा लगा लिया जाए। आप जानते हैं फिर तो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऑफिसर ने उसे घूरा, बोला, लंबा चक्कर? वाकई कोई लंबा चक्कर तो नहीं चला रहे? कासिम बोला, नहीं साहब, आप जानते हैं मैं ऐसे धंधों में नहीं पड़ता जिसमें कोई इज्जत भी न रहे। ऑफिसर ने पूछा, कितने आदमी हैं तुम्हारे साथ? कासिम बोला, हम टोटल 7 हैं जी, इसमें मेरी घरवाली भी शामिल है। फिर वो नबी बख्श की तरफ देखते हुए बोला, जा देख वो चाय बना रही है या उसने गाय के पाए चढ़ा रखे, चाय लाकर पिलाओ मेहमानों को। नबी बख्श इंजन वाले कैबिन के पिछली तरफ चला गया। ऑफिसर अर्शे पर मौजूद आदमियों को घूर रहा था। फिर वो शारिक के करीब आकर रुक गया जो इंजन वाले कैबिन के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिस पर तेल वगैरह के धब्बे लगे हुए थे। कासिम जल्दी से उनके करीब आ गया, बोला, कप्तान साहब, ये अपना मिस्त्री है अब्दुल रहीम। इंजन कुछ परेशान करने लगा था, इसलिए मैंने इस मर्तबा इसे भी साथ ले लिया। ऑफिसर गहरी नजरों से शारिक की तरफ देख रहा था। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी किस्म के तासुरात का इजहार न होने दिया। ठीक उसी लम्हे नबी बख्श प्लास्टिक की एक प्लेट में 4 मग्गे रखे हुए आ गया। प्लास्टिक के मग्गे खासे इस्तेमाल शुदा लग रहे थे। कासिम ने एक मग्गा उठाकर कप्तान की तरफ बढ़ा दिया, बोला, चाय पियो कप्तान साहब। ऑफिसर बोला, मैं चाय नहीं पीऊंगा, अलबत्ता तुम्हारी लॉन्च चेक करना चाहता हूँ। कासिम ने कहा, जरूर जी, आप अपनी ड्यूटी जरूर पूरी कीजिए। कासिम ने चाय का मग्गा शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक मग्गा लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। ऑफिसर ने अपने जवानों को इशारा किया, वो लॉन्च में फैल गए। ऑफिसर इंजन वाले कैबिन के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गया। कासिम भी उसके साथ था। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि हाथ तक छुप कर रह गए थे। ये मेरी घरवाली है जी। पुश्त पर कासिम की आवाज सुनकर समीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके साथ ही उसका खून खौल उठा। कम बखत किसके सामने उसे अपनी बीवी बता रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे खौफ गुस्से पर गालिब आ गया। कासिम के साथ यकीनन कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था। अगर उसे जरा सा भी शुबा हो गया कि ये औरत उसकी घरवाली नहीं है तो वो सब लोग कानून के शिकंजे में इस तरह कसे जाएंगे कि निजात की कोई राह नजर नहीं आएगी। तकरीबन 1.5 घंटे तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी के जवान मुतमईन थे कि लॉन्च पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे गैर कानूनी कहा जा सके। अलबत्ता उन्होंने इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया था कि लॉन्च के अरशे पर 4 अफराद का वजूद ही गैर कानूनी था। सिक्योरिटी ऑफिसर और तमाम जवान अपनी लॉन्च पर चले गए। वो लॉन्च हरकत में आकर आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगी।
जबकि उनकी लॉन्च वहीं खड़ी रही। वो लोग अर्शे पर इस तरह चलते फिरते रहे जैसे काम में मसरूफ हों। तकरीबन 1 घंटे के बाद सिक्योरिटी की लॉन्च निगाहों से ओझल हो चुकी थी। कासिम ने अपनी लॉन्च का इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे हरकत में ले आया। धूप तेज हो गई थी। तेज हवा होने के बावजूद धूप की तपिश से उनके दिमाग पिलपिले होने लगे थे। अभी तो दिन की इब्तिदा थी। शारिक का ख्याल था कि अगर गर्मी बढ़ती रही तो दोपहर के वक्त ये लोग पागल हो जाएंगे। उन्होंने अभी तक सिर्फ चाय पी थी। नाश्ते के लिए बंद खुराक के डिब्बे खोले गए और एक मरतबा फिर चाय बनाना पड़ी। समीना, शारिक और डिकोस्टा कैबिन में आ गए। नौलखा अर्शे पर ही था। वो कासिम के साथ चिपका हुआ था और उससे लॉन्च के बारे में मुख्तलिफ सवालात कर रहा था। कासिम मुस्कुरा कर उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। डिकोस्टा और शारिक बैठे बातें कर रहे थे। समीना अपने बंक पर लेट गई थी। कुछ देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई। समीना को दोपहर 2 बजे खाना खाने के लिए जगाया गया था। खाने के बाद वो फिर लेट गई और ऊँखने लगी। उस पर सुस्ती सवार थी। जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। दिल चाहता था कि हाथ पैर ढीले छोड़कर यूं ही लेटी रहे। इसमें समीना का कसूर नहीं था। सब समंदरी हवा का असर था। सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले समीना उठकर कैबिन से बाहर आ गई। मगरबी उफक पर हल्के हल्के बादल थे। सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। सूरज जैसे जैसे नीचे हो रहा था, फजा में सुर्खी सी फैलती जा रही थी और फिर समीना को यूं महसूस हुआ जैसे समंदर पर खून बिखर गया हो। सूरज का सुर्ख थाल उफक पर पानी की सतह से शायद चंद इंच ऊपर था। हर तरफ सुर्खी फैली हुई नजर आ रही थी और फिर सुर्ख थाल आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरने लगा। सूरज निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन समंदर की सतह और उफक पर गहरी सुर्खी अब भी मौजूद थी। समीना अपने आप में एक अजीब सनसनी सी महसूस कर रही थी। उसने गुरूब आफ्ताब का ये हसीन मंजर जिंदगी में पहली बार देखा था। लॉन्च बहुत हल्की रफ्तार से चल रही थी। समंदर और उफक पर फैली हुई सुर्खी बतदरीज कम होती जा रही थी और फिर सुर्खी की जगह सुरमई गुबार ने ले ली, जो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में बदलने लगा। समीना दोनों हाथ अर्शे की रेलिंग पर टिकाए खड़ी थी। उसके चारों तरफ तारीक समंदर था। उछलती हुई लहरों का शोर इस तारीकी में कुछ अजीब सा तासुर पैदा कर रहा था। दफतन समीना के जहन में एक ख्याल उभर आया। अगर उनकी लॉन्च को कोई हादसा पेश आ जाए, लॉन्च टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए तो क्या होगा? समंदर की लहरों पर उनकी मौत कितनी अजियतनाक होगी और फिर वो मछलियों की खुराक बन जाएंगे। ये ख्याल आते ही समीना कांप उठी। उसके जहन में टीटू का चेहरा उभर आया, जिसने गोली से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। कैसी अजियतनाक हुई होगी उसकी मौत। समीना ये सब सोच रही थी कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करके उछल पड़ी। उसने मुड़कर देखा, वो शारिक था। शारिक बोला, क्या सोच रही हो? समीना ने कहा, सोच रही हूं कि अगर हमारी लॉन्च को कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा। शारिक ने हंसते हुए कहा, मछलियों को मुंह का जायका बदलने के लिए एक नई खुराक मिल जाएगी और क्या। समीना बोली, शायद ऐसा ही हो। उसके लहजे में उदासी थी। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम कुछ उदास लग रही हो। समीना ने उसे घूरा, बोली, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे कह लगाने चाहिए? मेरी जिंदगी के रास्ते कितने बदल गए हैं। उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। फिर बोली, मैं कॉलेज की एक प्रोफेसर थी। बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही थी। उन्हें ये बताती थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन खुद अच्छे बुरे में तमीज करना भूल गई और ऐसे रास्ते पर निकल आई हूँ जहाँ कदम कदम पर जिल्लत है और रुसवाई है। शारिक ने कहा, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। समीना ने कहा, मैं अपनी बर्बादी का इल्जाम किसी और को नहीं दूंगी। मैं कोई बच्ची नहीं थी कि सूरत हाल का अंदाजा न लगा सकती। आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। शारिक ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम बहुत ज्यादा मायूस हो। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मायूसी और उम्मीदें अब मेरे लिए बेमानी चीजें होकर रह गई हैं। अब तो मैं वो हूं जो इस वक्त में हूं, स्मगलर, कानून को मतलूब, जिसका हर लम्हा खौफ में गुजर रहा है। पकड़े जाने का धड़का तलवार की तरह गर्दन पर लटका हुआ है। शारिक ने कहा, मुझे अफसोस है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन बार बार इजहार अफसोस का कोई फायदा भी तो नहीं है। जहन पर बोझ लादे रखने से बेहतर यही है कि इस पुरखतर जिंदगी को एक चैलेंज समझ कर कबूल कर लो। इसे जिंदगी का एक एडवेंचर समझ लो। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि कितनी सनसनी है जिंदगी में, कितना दिलचस्प है बिल्ली चूहे का खेल। हाँ, ये खेल ही तो है। कल रात से अब तक इस खेल में कितने सनसनीखेज मोड़ आ चुके हैं। सी कस्टम्स का सामना, टीटू और मांडा की गद्दारी। उस वक्त तो लगता था जैसे हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे हैं, जैसे हम बाजी हार रहे हैं। लेकिन फिर बाजी एकदम पलट गई। तुमने खौफजदा होने की बजाय वो काम कर दिखाया जिसकी तवक्को नहीं थी। हारी हुई बाजी जीतने में कितना लुत्फ है, इसका अंदाजा तुमने लगा लिया होगा। और फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी वालों की आमद और उससे पहले लॉन्च के कप्तान कासिम की ब्लैकमेलिंग, ये सब कुछ कितना अजीब सा लगता है। और फिर ये एक नया रूप, कितनी सनसनी है जिंदगी के इन लम्हात में। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा,
जब मैं जेल से निकला और पुलिस और मनशियात फरोशों ने मुझे तंग करना शुरू किया तो मैं ये सोचकर इस लाइन में आया था कि इन लोगों के अंदर रहते हुए इनका खात्मा करूंगा। शुरू में कुछ किया भी, लेकिन फिर मेरा रास्ता बदल गया। मैं गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होता चला गया। मेरे हाथ खून में रंग गए और इसमें मेरे अपने इरादे को भी दखल था। मेरा दामन दागदार हो गया। मुझे इसका एहसास था। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे कदम उस रास्ते पर उठते चले गए। अपने आप को बेगुनाह कहने का हक मुझसे छिन गया और मैं एक बाकायदा मुजरिम बन गया। कातिल, मनशियात फरोश, मुतअद्दिद संगीन जराइम में मुलव्विस, पुलिस को मतलूब। वो एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, तुम मेरी माँ और बहन से मिल चुकी हो। वो मेरी माँ और बहन नहीं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ वही है। वो मेरी इन सरगर्मियों के बारे में कुछ नहीं जानती। वो समझती हैं कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ और बाइज्जत कारोबार कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अक्सर कई रोज तक घर से बाहर रहना पड़ता है। मैं भी यही समझता हूँ कि मेरे अंदर का आदमी अभी जिंदा है और मैं अपने अंदर के उस आदमी को मरने नहीं दूंगा। तुम जानती हो कि कोई भी शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। उसके किरदार की तश्कील उसके इर्द गिर्द का माहौल करता है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, नौलखा तुम्हारे सामने है। टीटू को भी तुम देख चुकी हो। वो कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। क्या तुम समझती हो कि उसने अपनी खुशी से जराइम की दुनिया में कदम रखा होगा? नहीं समीना, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंसान का किरदार उसके इर्द गिर्द का माहौल तश्कील देता है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमारा माशरा कुछ अजीब सा है। गलती करने वालों की इस्लाह करने की बजाय उससे नफरत करने लगता है, उसे मजीद गलतियां करने पर मजबूर करता है। और फिर वो शख्स गलतियां नहीं करता, जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से करता है और अपने आप को हक बजानिब समझता है। माशरे से उसे नफरत हो जाती है, वो इंतकाम लेने पर तुल जाता है। डिकोस्टा तुम्हारे सामने है। ये बज़ाहिर शरीफ और बाइज्जत इंसान नजर आता है, लेकिन इसका असल रूप भी तुमने देख लिया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तुम इसका दिल टटोल कर देखो तो तुम्हें एक सनसनीखेज कहानी सुनने को मिलेगी। तुम खुद को देखो, क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? नहीं समीना, अपनी मर्जी से कोई भी शख्स कीचड़ में पैर नहीं रखता, और जब कोई इस तागूती चक्कर में फंस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लाख हाथ पैर मारने के बावजूद उसे हालात से समझौता करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी अब हालात से समझौता कर ही लेना चाहिए। समीना ने कहा, अगर ऐसा न होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ न होती। उसके लहजे में अब भी उदासी थी। शारिक ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। वो समझ गया था कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी समीना की उदासी में इजाफा होता जाएगा, इसलिए उसने मौजू बदल दिया। दफतन समीना चौंक गई। सामने बहुत दूर तारीकी में कुछ रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थीं। लगता था जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत में चिरागां किया गया हो। उसने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम साहिल के करीब पहुंच रहे हैं? शारिक ने कहा, साहिल नहीं तो, बल्कि हमारे और साहिल के दरमियान गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मजीद इजाफा होता जा रहा है। समीना ने एक तरफ इशारा किया। बोली, लेकिन वो झिलमिलाती हुई रोशनियां, लगता है किसी इमारत पर चिरागा हो रहा है। शारिक मुस्कुराते हुए बोला, ओह वो साहिल पर कोई इमारत नहीं है, बहरी जहाज है, और शायद मुसाफिर बरदार जहाज है। समीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह। वो बड़ी दिलचस्प नजरों से उन रोशनियों की तरफ देखती रही जो लम्हा बलम्हा वाज़े होती जा रही थीं। समंदर की लहरों पर हिलकोरे लेती और झिलमिलाती हुई ये रोशनियां बड़ी पुरस्रार लग रही थीं। लॉन्च खासे फासले से निकल गई। उनकी लॉन्च की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। समीना दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए उस वक्त तक उन झिलमिलाती हुई रोशनियों की तरफ देखती रही जब तक वो नजर आती रही। फिर यकयक उसे एहसास हुआ कि वो अकेली खड़ी है। उसने गर्दन घुमाकर देखा, शारिक वहां नहीं था। समीना को पता भी न चला कि वो कब वहां से चला गया। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया और वो एक बार फिर मुड़कर तारीक समंदर में देखने लगी। उसके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उसे वक्त का अंदाजा भी नहीं था। अपने अकब में नौलखे की आवाज सुनकर वो चौंकी। समीना बीबी, खाना तैयार हो गया है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समीना गहरा सांस लेती हुई कैबिन की तरफ मुड़ गई। नौलखा उससे 2 कदम आगे था। जब वो कैबिन में दाखिल हुई तो नबी बख्श मेज पर खाना लगा चुका था। शारिक और डिकोस्टा मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके साथ कासिम भी था। समीना और नौलखा भी कुर्सियों पर बैठ गए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, कब पहुंचेंगे हम लोग उस चट्टान के पास? कासिम ने कहा, अगर हम लॉन्च को इसी रफ्तार से चलाते जिस रफ्तार से रवाना हुए थे तो बहुत पहले मंजिल पर पहुंच चुके होते, लेकिन हमने लॉन्च की रफ्तार बहुत कम रखी है। इस रफ्तार से हम सुबह 4 बजे के लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। समीना बोली, तो क्या हम आज रात भर भी सफर करते रहेंगे? उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई थी। कासिम ने कहा, लगता है तुमने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया। समीना बोली, नहीं, ये पहला इत्तेफाक ही है। खाने के बाद समीना और शारिक वगैरह फिर अर्शे पर आ गए। वो कुछ देर तक रेलिंग के सहारे खड़े तारीक समंदर में घूरते रहे, फिर अर्शे पर बैठ गए। यहाँ कोई कुर्सी वगैरह नहीं थी। वो फर्श पर ही बैठे थे।
कासिम एक बार फिर व्हील कैबिन में चला गया था और उसके दोनों आदमी उमर और नबी बख्श मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए थे। शारिक, समीना और नौलखे की जिंदगी में बहरी सफर का ये पहला इत्तेफाक था। शुरू में तो वो खासे परेशान हुए थे, लेकिन अब किसी हद तक आदी हो गए थे। डिकोस्टा अलबत्ता कई मरतबा समंदरी सफर कर चुका था। वो हाजी अब्दुल्लाह के गिरोह का आदमी था और मुख्तलिफ औकात में बहरी जहाजों और लॉन्चों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक जा चुका था। वो उन तीनों को अपनी बीती हुई मुहिम्मात की दास्तानें सुना रहा था और वो तीनों बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ सुन रहे थे। बातें करते करते डिकोस्टा ने सिगरेट का पैकेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन पैकेट जेब में नहीं था। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं सिगरेट का पैकेट शायद कैबिन में ही भूल आया हूँ। सिगरेट ले आऊं तो दास्तान का बाकी हिस्सा सुनाता हूँ। वो कैबिन में आ गया। अंदर दाखिल होकर उसने बत्ती जलाई और अपने बंक पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट और माचिस उठाकर बाहर आ गया। वो अरशे की तरफ वापस जाना ही चाहता था कि कैबिन के दूसरी तरफ सरगोशियों की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, मगर तारीकी में कोई नजर नहीं आया। सरगोशियां बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। डिकोस्टा को आवाज की शनाख्त करने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई थी। वो उमर और नबी बख्श थे जो बलोची जबान में बातें कर रहे थे। डिकोस्टा थोड़ी बहुत बलोची जबान समझता था। उन दोनों की सरगोशियाना गुफ्तगू में समीना का नाम सुनकर वो चौंके बगैर न रह सका। उसे कुछ शुबा सा हुआ। वो इधर उधर देखने लगा। कैबिन के दूसरी तरफ रस्सों का ढेर लगा हुआ था। वो किसी चौपाई की तरह हाथों और घुटनों पर चलता हुआ रस्सों के उस ढेर के करीब आ गया। उमर और नबी बख्श रस्सों के उस ढेर के दूसरी तरफ बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। डिकोस्टा ने रस्सों के अंबार की आड़ से झांक कर देखा। तारीकी में उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। वो दोनों बीड़ियां पी रहे थे। डिकोस्टा फजा में बीड़ी के पत्ते की बू महसूस कर रहा था। वो रेंगता हुआ कुछ और आगे बढ़ गया। अब वो उनकी बातें साफ तौर पर सुन सकता था। उसे नबी बख्श की आवाज आई, अरे कासिम उस्ताद ने बोला है कि आज ही रात इन तीनों को मार कर समंदर में फेंक देगा और लॉन्च को वापस ले जाएगा। वो मजीद बोला, और सुना तुमने उस्ताद, कासिम बोलता है कि लोहे के उस डब्बे में 500 किलो हेरोइन है, करोड़ों का माल है। उस्ताद कासिम ये हेरोइन बेच देगा तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएगा। उस्ताद कासिम हम दोनों को भी हिस्सा देगा। जानता है मैं अपने पैसे का क्या करूंगा। उमर ने पूछा, क्या करोगे? नबी बख्श बोला, अरे हम भी एक लॉन्च खरीदेगा, फिर तो सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। उमर ने कहा, अरे तुम बोला उन तीनों को मार कर समंदर में फेंक देगा, मगर वो तो 4 हैं। उस छोकरी को भूल गए क्या? नबी बख्श चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, छोकरी को उस्ताद कासिम अपने पास रखेगा, उसे अपनी घरवाली बनाएगा। एक बात है उमर, वो छोकरी है जोरदार चीज। मैं उस्ताद कासिम को बोलूंगा कि वो हमको दे दे। उसका तो अपनी घरवाली है ना। वो छोकरी हमको मिल जाएगी तो हमारा घर भी आबाद हो जाएगा। उमर ने कहा, अरे शक्ल देख अपना, वो छोकरी तुम पर थूकेगा भी नहीं। कोई और बात सोचो। नबी बख्श, वो छोकरी तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन यार एक बात अपना समझ में नहीं आया, वो लोग तो 4 हैं और हम 3। उन लोगों को कैसे मार कर फेंकेगा? नबी बख्श ने कहा, तुम भूल गए, उस बदमाश का पिस्तौल तो उस्ताद कासिम के पास है, जिसे मारकर समंदर में फेंक दिया था। उस्ताद कासिम का प्रोग्राम ये था कि रात को जब ये लोग सो जाएगा तो सबको एक एक गोली मारकर लाश समंदर में फेंक देगा। सुबह होने से पहले मछलियां इनका गोश्त खा जाएंगी। उमर तशवीश भरे लहजे में बोला, अगर उनके पास भी पिस्तौल मिस्तौल हुआ तो? नबी बख्श ने कहा, अरे यही तो मजे की बात है, उनके पास पिस्तौल मिस्तौल नहीं है, इसलिए तो उस्ताद कासिम ने ये प्रोग्राम बना लिया। उमर बोला, किस वक्त? नबी बख्श बोला, रात को 1 से 3 बजे के दरमियान, जब भी मौका मिला। उमर ने कहा, मगर वो मोटा तो रात को भी सोता ही नहीं है। क्या नाम बोलता है उसका? हाँ याद आ गया, नूलका। उसका क्या करेगा? नबी बख्श बोला, उसको भी देख लेंगे यार, तुम फिक्र मत करो। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, व्हील कैबिन की तरफ से कासिम की आवाज सुनाई थी। वो नबी बख्श को आवाजें दे रहा था। नबी बख्श ने कहा, चलो उठो, उस्ताद बुला रहा है। वो दोनों उठ गए। उनमें से एक ने सुलगती हुई बीड़ी समंदर की तरफ उछाल दी और वो दोनों व्हील कैबिन की तरफ चले गए। डिकोस्टा रस्सों के ढेर के पीछे दुबका हुआ था। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कासिम इस किस्म का कोई मंसूबा बना सकता है। वो जोर जोर से सर झटकने लगा। फिर उसे याद आ गया कि वो कासिम ही था जिसने मैरीटाइम सिक्योरिटी की लॉन्च देखकर शारिक को ब्लैकमेल किया था और राजदारी के इवज 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था, जबकि मामला 1 लाख पर तय हो गया था। कासिम बहुत घाघ आदमी था। उसे शुरू से ही उन पर शुबा था और मौका मिलते ही उसने फायदा उठाया था। लेकिन अब फिर उसकी नीयत बदल गई थी। पहले उसने 1 लाख पर मामला तय किया था, लेकिन अब वो पूरे माल पर कब्जा करने की सोच रहा था और इसके लिए उसने बहुत ही खौफनाक मंसूबा बनाया था।